तो ध्यान दीजिए, प्रीवियस क्लास में हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट का डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट देख रहे थे, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का लास्ट फॉर्मेट हम लोग देख रहे थे सिलेक्टेड केस स्टेटमेंट। तो आपने देखा था कि सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का 3 फंक्शन होता है, 3 सिंटेक्स इसका यूज होता है। एक वैल्यू को मैच कराने के लिए, एक कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए, और एक रेंज स्पेसिफाई करने के लिए। कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है, और रेंज स्पेसिफाई करने के लिए, और वैल्यू को मैच कराने के लिए, ठीक है। तो उस पे क्या प्रोग्राम बता दे आप लोग बनाए थे, या लूपिंग स्टेटमेंट स्टार्ट करें, जैसा आप लोग कहें। सिलेक्ट केस स्टेटमेंट यूज कर लीजिएगा। मैंने जो पीडीएफ था उससे मैंने समझाया था, या बता दें। चलिए बता देते हैं तो। तो आप देख रहे थे पीडीएफ भी मैंने आज इसको शेयर कर दिया है, ठीक है। और इसमें ऑलरेडी ये सब सिंटेक्स का देखिए, सिलेक्ट कैसा स्टेटमेंट था, फॉर मैचिंग वैल्यू के लिए था, तीनों सिंटेक्स मैंने समझाया था। लेकिन चलिए प्रोग्राम में मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग लूपिंग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट है यहाँ पे pv.net। विप्रो का कब एग्जाम? 8 को। जल्दी तो हुआ। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस बताते क्या? हाँ ठीक है, टेक्निकल का बताएंगे। अब सबसे पहले तो आप लोग का फर्स्ट में तो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ना। तो उसमें तो हम नहीं बताएंगे, टेक्निकल बता देते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। हाँ बोलो आशीष। ये मतलब सर, पहला राउंड जो होता है एप्टी जो होता है एप्टीट्यूड वाला में, उसको कुछ कैसे क्लियर करेंगे सर, वो नहीं बता सकते हैं? हाँ एप्टीट्यूड आपका वो क्लियर होगा तभी आप टेक्निकल राउंड के लिए क्वालिफाई कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। वही सर, कैसे क्वालिफाई करे सर? अब वो तो उसमें मैथ पूछता है, रीजनिंग पूछता है, और इंग्लिश पूछता है। वो तो आप उसका उतना जल्दी आप प्रिपरेशन भी आप नहीं कर सकते हैं, जो पहले का कुछ आप पढ़े हुए हो, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश भी आपको ग्रामर इंग्लिश और पैसे जो भी पूछता है वो। अब आप सोचिएगा कि उस पे हम इतना जल्दी उस पे कमांड करें तो हाँ पॉसिबल नहीं है। मैं पहले से भी आपको बोलता था कि आप जरूर 1 घंटा 2 घंटा रीजनिंग मैथ उस टाइप का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस पढ़ते रहिए। और टेक्निकल मैं रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। 8 आज कौन दिन हो गया, आज कौन सा तारीख हो गया? 6। तो आज कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो इंटरव्यू में आपसे हो सकता है पूछा जाएगा। देखिए टेक्निकल राउंड में क्वेश्चन आपका इस तरह से होता है, सबसे पहले वो आपका रिज्यूम देखेगा। रिज्यूम देखने के बाद रिज्यूम में जो भी मेंशन किया हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे सी मेंशन किए हो, पाइथन मेंशन किए हो, C++ मेंशन किए हो, ठीक है, आप जावा मेंशन किए हो, ठीक है। तो वहां पे उससे पूछेगा, और या ऐसे भी रिज्यूम देखा या रिज्यूम देखते हुए भी आपसे पूछ सकता है कि आपने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले मुंह से आपको वही पेपर निकलना चाहिए जिसपे कमांड हो, ठीक है।
कि C++, या फिर पूछा भी जा सकता है कि मैं आपको किससे पूछूं, C से या C++ से, तो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, यानी इंटरव्यूअर पे डिपेंड करेगा वो चीज, ठीक है। दूसरा, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि क्वेश्चन बिल्कुल आपका आसान होगा, ठीक है, और जो आप पढ़े हैं, जो क्लास में डिस्कस किया गया है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, लेकिन आप उसको कैसे आंसर देते हैं, आप वो, अब जैसे आप ही बोलो, अगर मैं आपको C से पूछूं या C++ से पूछूं या पाइथन से पूछूं, अगर आप स्टार्टिंग लेवल का ही क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि आप कितना जानते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सारे लोग पढ़े हो, लेकिन अगर आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं दे पा रहे हैं तो उससे आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो चलिए, मैं जो टेक्निकल क्वेश्चंस है वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सबसे पहले यह है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से क्वेश्चन होगा ही, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से क्वेश्चन होगा ही। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मान लो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से अगर आपसे पूछ दिया गया, ठीक है, इनहेरिटेंस, तो उसमें कंफ्यूजन होता है। आप जानते हो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, डायरेक्ट मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन हुआ, आप जान रहे हो सुना हुआ वर्ड है, लेकिन फिर भी आप उसमें कंफ्यूज करेंगे। आप बताओ मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, बताइए। कोई भी सर क्लास हम लोग बनाते हैं तो सर उसका प्रोग्राम होता है और ऑब्जेक्ट बना के मतलब उसको इनहेरिट करते हैं। देखिए, तो आप यही कंफ्यूज कर गए, मेरे पास आंसर सही नहीं दिए, तो आप सोचिए इंटरव्यूअर के पास कैसे आप दीजिएगा। जो मैंने क्वेश्चन पूछा उससे कुछ लेना देना नहीं, वो तो आप एक इनहेरिटेंस का डिफिनेशन बता रहे हो कि एक क्लास के फीचर को इनहेरिट कर लेते हैं सर, वो तो मैं पूछा मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। आपने तो एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया, मैं एक एग्जाम्पल, आपने तो एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। आपने तो केवल ये बताया कि कैसे हम मतलब इनहेरिटेंस का डिफिनेशन कर दिया कि सर एक क्लास लिखते हैं, उसको इनहेरिट कर लेते हैं सोर्स कोड को, ऐसा कुछ आपने बोला, लेकिन है मल्टीपल इनहेरिटेंस टाइप है। तो क्लास ए है तो मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस है तो एक क्लास बी बनाएंगे मल्टीपल क्लास बना के क्रिएट करेंगे। क्लास बी के फीचर क्लास ए का फीचर क्लास बी में, हाँ क्लास ए का फीचर क्लास सी, ये दूसरे टाइप का इनहेरिटेंस हो गया। क्लास ए का फीचर क्लास बी में, क्लास बी का फीचर क्लास सी में, एक गलत तरीके से। मल्टीपल हाँ, तो मल्टीपल कहाँ बोला, बोलो फिर। क्लास ए का जो फीचर है वो क्लास बी इनहेरिट करेगा, क्लास सी जो है वो क्लास ए का फीचर, क्लास ए का फीचर क्लास बी इनहेरिट करेगा, और क्लास सी जो है वो ए का करेगा, क्लास सी भी ए का करे। तुम बताओ, सही बताया इसने। ये कहा कि सर क्लास ए का फीचर क्लास बी भी इनहेरिट करेगा, क्लास सी भी इनहेरिट करेगा। और आप लोग बोलिए मल्टी लेवल तो ये हो गया, क्लास ए का फीचर क्लास बी में, क्लास बी का फीचर क्लास सी में, क्लास सी का फीचर क्लास डी में, 1 by 1 करके। तुम बताओ मल्टीपल, एक बार और सही से नहीं सुने। वेरी गुड, यानी एक सब क्लास, एक चाइल्ड क्लास जब मोर देन वन पेरेंट क्लास से क्या होता है, इनहेरिट होता है। When one subclass is inherited from more than one superclass is called multiple inheritance। जब मोर देन वन सुपर क्लास के फीचर्स को एक सब क्लास में इनहेरिट करते हैं, यही कहलाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इस चीज को याद रखिएगा, एक सुपर क्लास है, मोर देन वन सुपर क्लास है, और मोर देन वन सुपर क्लास के फीचर्स को एक सब क्लास में इनहेरिट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे हम लोग मम्मी पापा के फीचर को क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। फादर मदर का फीचर सन में इनहेरिट हुआ, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। अगर ऐसा रहा कि फादर का फीचर सन और डॉटर में इनहेरिट हुआ तो एक सुपर क्लास हो गया और मोर देन वन सब क्लास हो गया, तो ये कौन सा इनहेरिटेंस होगा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसको हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं, जब एक सुपर क्लास से मोर देन वन सब क्लास बने।
जब एक पेरेंट क्लास से मोर देन वन चाइल्ड क्लास बने, इसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाँ, एक्सटेंडिंग सिंगल लेवल इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मल्टी लेवल एंड एक्सटेंडिंग सिंगल लेवल इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मल्टी लेवल ना, एंड सिंगल लेवल। जैसे सिंगल लेवल में क्या होता है कि एक क्लास का फीचर दूसरे क्लास में इनहेरिट होता है, क्लास ए का फीचर क्लास बी में, ठीक है। तो उसी को अगर ऐसे कहा जाए, क्लास ए का फीचर क्लास बी में, क्लास बी का फीचर क्लास सी में, क्लास सी का फीचर क्लास डी में, तो ये क्या कहलाएगा? मल्टी लेवल का, ठीक है। और हाइब्रिड, हाँ, एंड एग्जिस्टिंग या एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। उसमें मल्टीपल टाइप्स का इनहेरिटेंस हो, उस सिंगल लेवल भी रेंज हो, मल्टी लेवल भी, या मल्टीपल इनहेरिटेंस हो, या हायरार्किकल हो ना, तो वो चीज क्या कहलाएगा? हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, जानते हुए भी आप कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। इनहेरिटेंस आएगा तो ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि जावा में हम लोग सब क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? जावा में क्लास को सब क्लास बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? अनम्यूट कर रहे हैं, आप लोग का साउंड आ रहा था इसलिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग डायरेक्ट भी बता सकते हो। जावा में इनहेरिटेंस को सब क्लास बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? एक्सटेंड्स कीवर्ड। क्या यूज करते हैं? एक्सटेंड्स कीवर्ड, ठीक है, एक्सटेंड्स कीवर्ड के द्वारा। अब चलो एक चीज बताओ कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग, कोई भी बताइए। वेरी गुड, उसी को कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। When more than one function are defined with same name but different signature is called function overloading. फंक्शन ओवरलोडिंग किसका एग्जांपल है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का किस टूल का? सब पॉलीमॉर्फिज्म सर। वेरी गुड, पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म, अगर कोई आपसे पूछ दिया कि और C++ पढ़े हो, जावा पढ़े हो, और बताइए कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो क्या बताएंगे? वन थिंग मैनी फॉर्म्स। वो तो पहले टाइप नहीं, पहले तो आपको बताना होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। सर वन थिंग मैनी फॉर्म। हाँ, वन थिंग मेनी फॉर्म, यानी पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही होता है पॉली एंड मॉर्फ। एक ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली एंड मॉर्फ। पॉली का मतलब होता है मेनी, और मॉर्फ का मतलब क्या होता है? फॉर्म, मेनी फॉर्म, ठीक है। यानी द लिटरल मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज मेनी फॉर्म। एक सिंगल इंटरफेस पे मल्टीपल वर्क को परफॉर्म करना, एक सिंगल इंटरफेस पे मल्टीपल वर्क को परफॉर्म करना ही क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। जैसे ह्यूमन माइंड, जो हम लोग का माइंड है, वो पॉलीमॉर्फिक नेचर का होता है। आपका एक प्लेटफॉर्म है, आप डिफरेंट डिफरेंट का बात सोचते हो ना, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। इसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। दो तरह का पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है और एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं, अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग डायनेमिक बाइंडिंग कहते हैं या लेट बाइंडिंग कहते हैं। वेरी गुड। इसमें जो क्लास का मेंबर होता है वो कंपाइल टाइम एलोकेट होता है, और इसमें क्लास का मेंबर रन टाइम एलोकेट होता है। कोई बता सकता है, अगर आपसे पूछा जाए हाउ डू यू इम्प्लीमेंट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन C++ एंड जावा? C++ में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। और C++ में एक और यूज होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यस सर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। और दम देखना क्वेश्चन, द बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा,
अगर आप पहले, अगर मान लो कि आप इंटरेस्टेड हैं नेटवर्किंग या डीबीएमएस जो भी पेपर है, तो वो भी बता सकते हैं, तो नेटवर्किंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने के लिए C++ में वर्चुअल फंक्शन, फंक्शन ओवरराइडिंग यूज करते हैं, और क्या, वर्चुअल फंक्शन, और क्या यूज करते हैं, वर्चुअल फंक्शन। जावा में ठीक है, मेमोरी को एलोकेट करने, जावा में तो सर मेथड ओवरराइडिंग होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने के लिए मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग की ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या यूज करते हैं हम लोग, मेथड ओवरराइडिंग यूज करते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेथड ओवरलोडिंग तो आपने बता दिया, मेथड ओवरराइडिंग या फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है? सर इसमें सेम नेम और सेम पैरामीटर होगा मेथड ओवरराइडिंग में। सेम, तो सर सही से बोलो, ओवरलोडिंग सेम नेम और सेम पैरामीटर क्या सेम क्लास में होगा? अगर आप कह दिए, तो आपने बोला जैसे मेथड ओवरलोडिंग बोला कि सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर्स, तो क्या सेम नेम सेम पैरामीटर्स क्या सेम क्लास में? सही से आप बोलिएगा, तो क्या सेम क्लास में एक्सेप्ट करेगा? बोलो, तुम लोग बोलो। सर अलग अलग बेस सब और क्लास, ड्राइव में अलग अलग। when the ओवरराइडिंग method में of सेम superclass is defined within subclass with same name and same signature, यानी same parameter, उसी को क्या कहते हैं, मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं या फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझ गए। हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का टूल्स क्लियर कर देते हैं ना, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में कोई दिक्कत नहीं, इससे रिलेटेड आप पॉइंट बता सकते हैं। इनहेरिटेंस भी आपने बताया। अब है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी टूल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। क्या होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन? इररिलेवेंट डाटा को हाइडिंग इररिलेवेंट डिटेल्स। हाँ, डेटा को यूजर के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, हाइड करते हैं और शो कराते हैं ना। यानी इसमें क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ नेसेसरी डिटेल्स होता है, कुछ अननेसेसरी डिटेल्स होता है, कुछ इंटरनल डिटेल्स होता है, कुछ एक्सटर्नल डिटेल्स होता है, ठीक है। जो यूजर के लिए, जिस यूजर के लिए, ठीक है, वो डेटा का रिक्वायरमेंट नहीं है, उस डेटा को हम क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे। जो उसके लिए जरूरी है उसको क्या कर देंगे, शो करा देंगे। बात समझ रहे हैं ना? डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करना यानी डेटा को यूजर के अनुसार समराइज करना, ठीक है। आप कोई फंक्शन कॉलेज में कर रहे हो और आप लोग को बोला गया कि आप टीचर से कोऑर्डिनेट करें, राइट, कि डायरेक्ट आप डायरेक्टर से तो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, टीचर से कोऑर्डिनेट करना है। टीचर में मान लीजिए कि मैं आपको कोऑर्डिनेट कर रहा हूं और मैंने यहाँ पे कर दिया कि नहीं, इस क्लास का जो सीआर है वो कोऑर्डिनेट करेगा मुझसे। अब सीआर किससे करेगा, आप लोग से करेगा, ठीक है। तो अब जो डेटा को जो कलेक्शन आएगा, ठीक है, आप भी हिसाब चाहिएगा ना, तो आप हिसाब किससे लीजिएगा, सीआर से लीजिएगा, ठीक है। सीआर आपको एक रिपोर्ट बनाकर दिखाएगा। अब सीआर को रिपोर्ट करना है टीचर को, तो ऐसा नहीं है कि जो डेटा आपको दिखाया है एब्स्ट्रैक्ट करके एग्जैक्ट वही डेटा हमको दिखा देगा, नहीं। अब वो सोचेगा कि हम टीचर के लिए डेटा को कैसे समराइज करें, डेटा को कैसे एब्स्ट्रैक्ट करें। बात समझ रहे हैं ना? तो वो अपने अनुसार, मतलब मेरे अनुसार, टीचर के अनुसार वो डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करके दिखाएगा। अब हमको रिपोर्ट करना है यहाँ पे पोदार सर को, अब पोदार सर को रिपोर्ट करना है सारे टीचर को, तो अब हम सोचेंगे ना कि पोदार सर के लिए क्या क्या डेटा मैंडेटरी है। अब पोदार सर को रिपोर्ट करना है डायरेक्टर सर को, तो पोदार सर सोचेंगे ना कि डायरेक्टर सर के अनुसार कैसे डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करना है। दैट इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज ए टेक्निक इन विच वी हाइड internal details and show external details according to users, ठीक है, यूजर का जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ये प्रश्न उठता है, हाउ डू यू इंप्लीमेंट डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन C++ एंड जावा। जावा में डेटा एब्स्ट्रैक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, जावा में पहले बताइए। वेरी गुड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही ना यूज करते हैं, और Yes. इंटरफेस,
अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के थ्रू, आप इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड बनाते हो केवल उस मेथड का डिक्लेरेशन होता है ना, बॉडी कहाँ डिफाइन करते हैं? यस सर। जिसमें उसको इंप्लीमेंट कीजिएगा, जिस क्लास में उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया जाएगा वहां पे ना आप बॉडी डिफाइन करेंगे। तो इंटरफेस भी डेटा एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का बॉडी कहाँ डिफाइन होता है? सब क्लास में। कहाँ डिफाइन होता है? सब क्लास में। अगर इससे रिलेटेड ये सब पॉइंट बताएंगे तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि नहीं आप जानते हैं, और उससे लिख अलग हट के अगर कुछ आंसर देते हैं तो इसका मतलब आप नहीं जानते हैं। अगर आप वहां डिफिनीशन भी सही बता देंगे, डिफिनीशन ही गलत कर दीजिएगा, तो आगे वो कैसे सोचेगा? मैंने डेटा एब्स्ट्रैक्शन आपने बता दिया, तो हम पूछ सकते हैं ना कि जावा में डेटा एब्स्ट्रैक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करोगे, और आप डेटा एब्स्ट्रैक्शन का ही डिफिनीशन नहीं बताएं, तब वो अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, फिर कोई दूसरा क्वेश्चन करेगा। तो यही चीज होता है, ठीक है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन तो मैं जावा में आपने देख लिया, इंटरफेस और ए। अब बताइए इसमें C++ में बताइए। बिल्कुल, वर्चुअल फंक्शन यानी प्योर वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन ना। याद कीजिए, जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बोलते हैं C++ में, क्योंकि प्योर वर्चुअल फंक्शन का बॉडी हम कहाँ डिफाइन करते हैं? सब क्लास में ही ना। तो कोई भी आपसे C++ में बोलेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो वहां तो C++ में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं होता है। तो जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन अवेलेबल रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। ये चीज हो गई, ठीक है। चलिए, डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी आप समझ गए। अब यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अगर आपसे कोई पूछ दिया क्लास एंड ऑब्जेक्ट तो आप उसको भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लास क्या होता है तो क्या बताएंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मैं आपसे पूछूं कि क्लास क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट बताइए। बहुत सारा पॉइंट है, 6-7 पॉइंट है, कोई भी पॉइंट बताइए। सर क्लास इज द मतलब क्लास जो होता है ना सर, वो लॉजिकल स्ट्रक्चर और ब्लूप्रिंट होता है जो कि कंसिस्ट करता है डेटा और मेथड को। वेरी गुड। आपने बताया कि सर क्लास एक लॉजिकल स्टेट को भी डिस्क्राइब एंटिटी होता है, फ्रेमवर्क होता है, टेम्पलेट होता है, ठीक है, जिसके अंदर डेटा एंड मेंबर मेथड होता है। बिल्कुल सही है। और कोई? हाँ ठीक है, क्लास डिस्क्राइब या क्लास कंसिस्ट ऑफ स्टेट एंड बिहेवियर इन सिंगल यूनिट, सही है। और क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्लास क्या सपोर्ट करता है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और तुम क्या बोला? क्लास इज नॉट वेरिएबल, ऑब्जेक्ट को एज ए वेरिएबल कह सकते हैं, क्लास इज नॉट वेरिएबल। सर ये कंटेन भी करता है सम मेंबर वेरिएबल को सर, और मेंबर फंक्शन को। हाँ तो हो गया, मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन को कंटेन करता है, ठीक है। देखिए सही है। अब मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एवरीथिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट का स्टेट एंड बिहेवियर होता है। हर ऑब्जेक्ट का क्या होता है? स्टेट एंड बिहेवियर होता है। स्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट ना। बिहेवियर का मतलब होता है उसका फंक्शन, ऑपरेशन, एक्शन ना। देखिए वो ऑब्जेक्ट क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, क्या उस ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, क्या उसका एक्शन है। और स्टेट का मतलब होता है एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी ना। जैसे मान लो कि सपोज मान लीजिए कि फैन, तो फैन भी तो एक ऑब्जेक्ट है। तो फैन ऑब्जेक्ट है तो इसका स्टेट क्या होगा? कौन सा कलर का है, किस टाइप का है, क्या प्राइस है, ठीक है। और फैन का एक्शन क्या है? मूविंग, मूविंग है ना। मार्कर, मार्कर किस कलर का है, किस टाइप का है, क्या प्राइस है, किस कंपनी का है, ठीक है। अब मार्कर का काम क्या है? राइटिंग हो गया। स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, कोर्स फी, ये सब क्या हो गया? एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। बिहेवियर में, ठीक है, बिहेवियर में स्टडी, ठीक है, प्लेइंग, सिंगिंग, ईटिंग, ठीक है, स्लीपिंग, ठीक है, ये सब क्या हो गया? बिहेवियर, एक्शन हो गया।
हुआ ना। अब जैसे क्रिकेट, क्रिकेट का बैट बॉल विकेट्स, ठीक है, ग्लव्स, ये सब क्या हो गया, स्टेट हो गया। और बिहेवियर क्या हो गया, बैटिंग करना, फील्डिंग करना, स्टंपिंग करना, ठीक है, रनिंग करना, ठीक है, ये सब आपका क्या हो गया, एक्शन हो गया। और इसी प्रोग्रामिंग के केस में एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड। फंक्शन के द्वारा ही ना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और स्टेट को प्रोग्रामिंग में क्या बोलेंगे, वेरिएबल, वेरिएबल ही ना बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मेन पर्पस क्या है। वेरी गुड, क्लास के रिसोर्सेज को एक्सेस कर। द मेन पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू एक्सेस द मेंबर ऑफ क्लास। क्लास का जो मेंबर है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर एक टर्म है कि क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सही है या गलत, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। क्योंकि किसी भी क्लास का मोर देन वन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, किसी भी क्लास का मोर देन वन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। और क्लास और ऑब्जेक्ट को कहा जाता है फिजिकल एंटिटी। ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, फिजिकल एंटिटी, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंट होकर उस क्लास के रिसोर्स को क्या करता है, एक्सेस करता है। क्लास के रिसोर्स को क्या करता है, एक्सेस करता है। अब आते हैं क्लास पे, तब और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड पॉइंट समझाएंगे। क्लास कहने का मतलब एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। क्लास कहने का मतलब एक क्या, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। क्लास कहने का मतलब एक ग्रुप, क्लास के अंदर एक क्लास किसी चीज का कलेक्शन है, ठीक है। तो अगर क्लास को हम कहें तो क्लास एक प्रकार का टेम्पलेट होता है, एक पैटर्न होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, एक आर्किटेक्चर होता है, एक कंटेनर होता है, जिसके अंदर स्टेट एंड बिहेवियर को बाइंड अप करके रखा जाता है, जिसके अंदर स्टेट एंड बिहेवियर को बाइंड अप करके रखा जाता है, लॉजिकली अरेंजमेंट होता है। इसलिए तो क्लास को लॉजिकल एंटिटी कहा जाता है। क्लास को हम लॉजिकल एंटिटी क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें सारा लॉजिकल अरेंजमेंट होगा। मान लीजिए यही क्लास है, ये आप क्लासरूम है ना जी, ये क्लास है। जिस समय क्लास, इस क्लास का बहुत सारा रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज। प्रोजेक्टर कहाँ लॉजिकली फिट होना चाहिए, फैन कहाँ होना चाहिए, कहाँ लाइट लगाएं, कहाँ एसी होना चाहिए, किधर बोर्ड होगा, किधर टीचर किधर पढ़ाएंगे, कैसे बेंच का अरेंजमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड क्लास। इसलिए क्लास को क्या बोला जाता है, लॉजिकल एंटिटी। अब इस क्लास के रिसोर्स को कौन यूज कर रहा है, आप लोग। टीचर भी आपके लिए रिसोर्स हो गया, तो आप सभी लोग क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। आप सभी लोग क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। और इस क्लास के सभी रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। इस क्लास के रिसोर्स को आप तभी ना यूज करेंगे जब आप फिजिकली आकर प्रेजेंट होंगे। इसलिए ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, फिजिकल एंटिटी कहा जाता है। और क्लास को क्या कहा जाता है, आप ये भी सुने होंगे कि ये काम आपका तभी होगा जब वहां आप फिजिकली जाकर प्रेजेंट होइएगा, तभी होगा, लॉजिकली नहीं होगा, वर्चुअली वर्चुअली नहीं होगा। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल, क्लास के रिसोर्सेज को एक्सेस करता है ऑब्जेक्ट। क्रिकेट, क्रिकेट में अब अभी मैंने बोला बैट बॉल विकेट सब कुछ है। क्लास के रिसोर्सेज को कौन एक्सेस करता है, वे क्रिकेट के रिसोर्सेज को कौन एक्सेस करता है, प्लेयर्स। तो सारे प्लेयर्स क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए ना, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वहां पे जितने भी प्लेयर्स हैं क्रिकेट प्लेयर्स, वो क्रिकेट क्लास का ऑब्जेक्ट हो गए। तो आप कह सकते हो कि क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यही क्लास है, ऑब्जेक्ट होता है। और क्लास क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैसे है, आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा उसी मेंबर को ना एक्सेस किया जाएगा जो उस क्लास का मेंबर है। इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो उसमें इंटीजर टाइप का ही ना वैल्यू एक्सेस होगा। अगर इंटीजर में इंट ए इक्वल टू 10 है, तो क्या ए के वैल्यू को बी के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं क्या, नहीं, नहीं ना कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी होता है, क्लास भी आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, ये था क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। अब आप लोग बताओ इनकैप्सुलेशन क्या होता है। पैकेजिंग और ऑफ एक चीज डेटा। और, ठीक है, जहां वो तो नजदीक में आप रहिएगा, और वहां पे ठीक है इंटरव्यू में, वो तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि पर्सनालिटी को आपको ध्यान में देना है, थोड़ा सा
लाउडली बोलना है, मतलब बोल्डनेस रहना चाहिए, वहां पे दिखाई देना चाहिए, झलकना चाहिए, उसको लगे कि हम स्टूडेंट को सिलेक्ट करें तो वो मतलब ये सब कुछ कर लेगा। अब वहां पे नहीं तो ऐसे ही मतलब लगे कि कुछ खाए पिए नहीं है, जो जवाब दे रहे हैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, गर्ल्स लोग थोड़ा सा और धीरे बोलती है, तो उसमें ध्यान देना होगा आपको। मतलब वहां पर लाउडली मतलब एक तरह से आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको इंटरव्यूअर को पूछना पड़े कि आपने क्या बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी उसमें 2 3 4 जितने भी बैठे हुए हैं सभी को सुनाई देना चाहिए उस पैनल में, इंटरव्यू पैनल में। अगर आप उस टेबल पे 2 टेबल पीछे भी हैं तो वहां से भी बोले तो क्लियर सुनाई देना चाहिए। इस चीज को ध्यान आपको रखना है, वहां पे बोल्डनेस आपको दिखाना होगा। ऑनलाइन देना है सर? हाँ ऑनलाइन ये ठीक है। तो ऑनलाइन में भी देखो, कल पढ़ा रहे थे तो ऑनलाइन में एक तो ऐसे ऐसे बच्चा कर रहा है फर्स्ट ईयर का, उसको समझाएं। अभी कैमरा ऑन रखोगे तब ना हम बताएंगे कि किस पोजीशन में आप बैठे रहे, कैमरा ऑफ किए हुए रहते हैं, वही चीज सीखिएगा। ठीक है, अब वहां पे जो टीचर जो भी क्लास ले रहे हैं वहां पर देखना है कि कैसे आप बैठे हैं, क्या किए हैं। अब वहां पर भी ठीक है, ऑनलाइन भी है, तो अब ऐसा नहीं कि कहीं पीछे से आवाज आने लगे, कहीं आपको सब कुछ आप ऑलरेडी समझ रहे हैं, अब तो आप लोग फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो गए, तो ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बोलते हैं आगे। इनकैप्सुलेशन, हाँ बताओ क्या बोल रही थी। Sir, packaging of a data in single unit is known as Very good. encapsulation. यानी इनकैप्सुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हम लोग बाइंडिंग करते हैं ना मेंबर वेरिएबल मेंबर फंक्शन को सिंगल यूनिट में, वही प्रोसेस क्या कहलाता है, इनकैप्सुलेशन कहलाता है। इनकैप्सुलेशन, द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग अ स्टेट एंड बिहेवियर इन सिंगल यूनिट विद इन क्लास इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेट, इनकैप्सुलेट करने का मतलब क्या, उसको बाइंड अप करना, रैप करना, पैक करना, वही ना होता है। ठीक है, पैक करना, तो उसी को हम लोग कहते हैं इनकैप्सुलेशन। क्लास एक प्रकार का रैपर की तरह वर्क करता है, क्लास एक प्रकार की रैपर की तरह वर्क करता है जो अपने डेटा को प्रोटेक्शन करता है। डेटा को क्या करता है, आउटसाइड इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब यही होता है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में किसी चीज को ले लीजिए, मेडिसिन कैप्सूल ले लो, बी कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, ठीक है, बिकोसुल का नाम सभी लोग सुने हैं, उसके अंदर जो केमिकल है, ठीक है, अब उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके कवर है ना, कवर रैपर है ना, जो डेटा को इंटरनली वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। उसी तरह से क्लास भी अपने डेटा को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। क्लास इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। आ रही बात समझ में? ठीक है सर, एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाई जावा इज नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सर क्या होगा इसका आंसर? जावा को मैं तो मानता हूं कि कहीं कहीं मैंने पहले भी बोला है कि जावा एक कंट्राडिक्शन क्वेश्चन है। कोई कोई बुक कहता है कि जावा इज ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कोई कहता है कि जावा पार्शियल। इंटरव्यू में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जबकि सी प्लस प्लस पार्शियल है। कोई कहता है कि सी प्लस प्लस प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है जबकि जावा पार्शियल है। तो इसका मैं रीजन थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं। अधिकतर का मत है कि जावा इज ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और जितने भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पहले जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का रीजन हम इसलिए बता रहे हैं कि जावा का 2 पॉइंट है जो जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने का रीजन बताया जाता है। एवरी जावा प्रोग्राम्स मस्ट बी रिटन विद इन क्लास। जावा में जो भी प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं विद इन क्लास के अंदर ही करते हैं, जबकि सी प्लस प्लस में ये जरूरी नहीं है। लेकिन जावा में अगर एक सिंपल मैसेज भी लिखना है तो आपको क्लास के अंदर ही लिखना होगा। दूसरा, ऑल डेटा टाइप्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्लास। जावा में सारे डेटा टाइप को क्लास के रूप में आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। 8 रैपर क्लास होता है ना, 8 डेटा टाइप होता है ना, 8 डेटा टाइप का रैपर क्लास है। जबकि सी प्लस प्लस में आप डेटा टाइप को एज ए क्लास के रूप में यूज नहीं कर सकते हो। तो ये रीजन दिया गया कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, और कोई सी प्लस वाले को मत दिया जा रहा है कि सी प्लस प्लस प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है जबकि जावा नहीं, क्योंकि जावा डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि सी प्लस प्लस मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। लेकिन फिर बोला गया
कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को ठीक नहीं सपोर्ट करता है डायरेक्ट, लेकिन इंटरफेस के थ्रू तो करता है। और ये भी आइडिया दिया गया कि जितने भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए इंटरफेस का कॉन्सेप्ट यूज होता है। VB.NET प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, C#.NET है, PHP है, जावा है, सभी मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए इंटरफेस का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो इसमें कंट्राडिक्शन है, ठीक है। यस सर। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जावा ये था कि जावा में जितने भी डेटा टाइप्स है सारे डेटा टाइप्स को आप क्लास के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा रीजन मैंने बताया कि जावा प्रोग्राम्स, कुछ भी जावा प्रोग्राम लिखना है तो आपको क्लास के अंदर ही लिखना होगा। अगर जावा में एक मैसेज भी लिखते हो तो क्लास के अंदर ही लिखते हो ना, ठीक है। क्या मेन बिना क्लास का यूज हो सकता है? नहीं होता है। तो क्या मतलब इंट क्या नहीं होता है क्लास नहीं होता इसमें जावा में? कैसे नहीं, तुम ही बताओ। वही देख रहे हो इंट सब कोई पॉपुलर है कि इंट का इंटीजर क्लास है, रेफर क्लास है, तब कैसे कहेंगे इंट का इंटीजर क्लास है और उस क्लास का सेवरल मेथड्स है। इंटीजर क्लास का मेथड पढ़े हो ना, पार्स इंट होता है, वैल्यू ऑफ होता है, ठीक है, बहुत सारा मेथड होता है। तो बाइट और लॉन्ग का तो जावे के केस में तो बोल रहे हैं जावा और सी प्लस प्लस जोड़ के नहीं, हाँ सी प्लस प्लस है या जावा है, हाँ। सिर्फ जावा में वो प्योर ओरिएंटेड है या नहीं। हाँ तो बोलना प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वही रीजन देना तुम। अब वैसे भी बोलोगे तो नहीं कि बच्चा पढ़ा है, 2-3 किताब कहीं यूज किया होगा तभी ना इतना बोला किसी प्लब, और ये हम कहीं बुक में स्टडी किए हैं तभी बोल रहे हैं, और ऐसा है कंट्राडिक्शन इसमें। हाँ पाइथन में सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड वही होता है। हाँ ठीक है, बताते हैं, गुड क्वेश्चन। पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है ना, लेकिन वही अगर पाइथन में आपको बोल दिया जाए तो क्या पाइथन में इनहेरिटेंस का डिफिनीशन चेंज थोड़ी होगा, ठीक है। लेकिन मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, आपका पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? ठीक है, पाइथन फिर भी तो मैं उतना अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा पढ़ा हुआ है तो मुझे याद है, ढेर सारा चीज मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। आप जैसे पाइथन में अगर कोई आपसे पूछ दिया कि पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग होता है कि नहीं, पाइथन क्या मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है या नहीं? पाइथन मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। पाइथन में आप पाइथन के क्लास में मोर देन वन मेथड सेम नेम से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर सेम नेम से डिफाइन किए, पैरामीटर डिफरेंट रखें, ठीक है, अलाउ तो कर देगा रखने के लिए, लेकिन जो लास्ट मेथड होगा वही कंसीडरेबल होगा। जो लास्ट मेथड होगा वही क्या होगा? कंसीडरेबल होगा। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को आपसे पूछा जाएगा कि क्या पाइथन में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर, कि पाइथन के क्या किसी भी क्लास में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर हो सकता है? आप जावा में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर बनाते हो जिसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। फिर आप क्या था, C++ में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर बनाते हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या जावा पाइथन में हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अगर पाइथन में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो लास्ट वाला कंस्ट्रक्टर कंसीडरेबल होगा, ये चीज है, ठीक है। अब ये बताओ कि हाउ डू यू एक्सेस मेंबर वेरिएबल इन पाइथन क्लास? मेंबर वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं, याद है कुछ? सुपर कीवर्ड। अगर मुझे मान लो कि क्लास के अंदर एक फंक्शन के अंदर, अभी तक आप क्लास में जो मेंबर वेरिएबल बनाते हो C++ और जावा में, मेंबर वेरिएबल क्लास के बाद
मतलब फंक्शन के अंदर तो डिक्लेयर नहीं करते हैं, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लोकल वेरिएबल। अगर तुम स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन बनाए हो, स्टूडेंट नाम का एक क्लास बना रहे हो और वहां पर एक इनपुट फंक्शन बनाए हो, राइट? अब इनपुट फंक्शन के अंदर इंट रोल नंबर लिख देंगे तो लोकल वेरिएबल हो गया ना, ठीक है। और मेंबर वेरिएबल आप तो स्टूडेंट क्लास के अंदर वहां पर ना लिखते हो इंट रोल नंबर कैर नेम या स्ट्रिंग नेम लिखते हो ना, ठीक है, यानी मेथड के बाहर मेंबर वेरिएबल। लेकिन आप ये बताइए कि क्या पाइथन में हम फंक्शन के अंदर किसी पार्टिकुलर फंक्शन के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल बना सकते हैं कि नहीं? बोलो जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़े हो क्या पाइथन में? हाँ, ये तो मालूम है कि फर्स्ट सेमेस्टर आपने पढ़ा है, लेकिन कुछ भी तो याद रखना होगा। तब आप नहीं बोलिएगा कि पाइथन ज्यादा कुछ है, पाइथन से लेकिन पाइथन का तो है भी बहुत। अब पाइथन रिवीजन भी नहीं है आपका, आप कैसे भूल रहे हैं? ठीक है पढ़े हैं लेकिन नहीं बता रहे हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी नहीं बता रहे हैं कुछ, मैं पूछ रहा हूं तो। अच्छा एक चीज बताओ तो, तभी बता पाओगे। पाइथन में लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल होता है, राइट? सी प्लस प्लस में, जावा में भी होता है। क्या हम किसी फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं? फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल हम बनाएंगे वो मोर देन वन फंक्शन में एक्सेस होगा। ऐसा सी प्लस प्लस जावा में तो होता नहीं है। होता है क्या सी प्लस प्लस जावा में कि किसी sir. पार्टिकुलर फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करे, उस वेरिएबल को दूसरे फंक्शन में एक्सेस कर ले? इट इज No, नॉट sir. पॉसिबल इन सी प्लस प्लस एंड जावा। लेकिन पाइथन में होता है या नहीं? अगर होता है तो हम पूछेंगे कैसे होता है। बोलो जी ऑनलाइन। पाइथन में दोनों केस में होता है। आप याद कीजिए सी प्लस प्लस जावा में, जावा तो ग्लोबल वेरिएबल को सपोर्ट नहीं करता है, राइट? जावा डज नॉट सपोर्ट ग्लोबल वेरिएबल, जावा ग्लोबल वेरिएबल को सपोर्ट नहीं करता है। सी प्लस प्लस में जब आप वेरिएबल बनाते हो या सी में बनाते हो तो फंक्शन के बाहर ना डिक्लेयर करते हो इंट ए कॉमा बी, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। अब उस वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ठीक है, पाइथन में ग्लोबल वेरिएबल बनाने का दो तरीका है, एक सी स्टाइल जैसा, और तुम किसी पार्टिकुलर फंक्शन के अंदर भी ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हो ग्लोबल कीवर्ड के द्वारा। किस कीवर्ड के द्वारा? ग्लोबल कीवर्ड के द्वारा। अगर किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाओगे, ग्लोबल बनाना चाहते हो, तो उसके पहले ग्लोबल लगा दो और उसको दूसरे फंक्शन में एक्सेस करो, आसानी से एक्सेस हो जाएगा। हम उप्स का बात कर रहे थे। तुम जानते हो कि क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर मेथड। पाइथन में क्लास तुम बनाओगे और अगर इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है, कुछ याद आ रहा है? तुम जावा सी प्लस प्लस में दिस कीवर्ड पढ़े हो जो क्लास के करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा पाइथन में क्या होता है क्लास में जो करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है? अब कुछ आप लोग बता ही नहीं रहे तो हम क्या पाइथन में बताएं? कुछ बताते तब ना। सेल्फ कीवर्ड यूज करते हैं। कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? सेल्फ कीवर्ड यूज करते हैं। और एक चीज और बताओ, अगर हम क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाएंगे या कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, फंक्शन या कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो सेल्फ कीवर्ड कहां पर मेंशन करना जरूरी होता है? सेल्फ कीवर्ड कहां पे यूज करते हैं? मान लो कि एक XYZ फंक्शन बनाए क्लास के अंदर, या क्लास स्टूडेंट बनाए हैं और उसके अंदर गेट इनपुट नाम का एक फंक्शन बनाना है, तो हम सेल्फ कहां लिखें? यानी पूरा गोल है पाइथन। तो खाली लिस्ट और टपल में डिफरेंस से कैसे काम चल जाएगा? कि लिस्ट और टपल और डिक्शनरी खाली पढ़ने से, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने से, और जबकि हम वर्कआउट नहीं किए हैं। एक बार ज्यादा कुछ कहीं कहीं पढ़ाए हैं पाइथन, लेकिन यहाँ तो सोनी सर, दिनेश सर ये सब पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी तो आप नहीं बता रहे हैं। और मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आप
पाइथन का क्लास लिखिएगा तो वहां पर आपको जानना जरूरी है, इसके बिना कैसे होगा। अब यही ऐसा ही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाएगा, अब तब इसका मतलब है कि आप नहीं पढ़े हैं, जब ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं। अब जैसे मैं आपसे पूछ दिया एक और क्वेश्चन, जैसे अभी तक C++ जावा में आप जानते हो कि कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए हम क्लास नेम यूज करते हैं, राइट। अब कंस्ट्रक्टर में बताओ, इसमें बताओ पाइथन में, अगर नहीं आप बताएंगे तो इससे यही ना होगा कि आप बिल्कुल नहीं, आप बोल दिए कि सर हम पाइथन पढ़े हैं, और अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए और कुछ भी नहीं बताएं तब नहीं, ऐसे क्या पार्टिकुलर क्वेश्चन सब्जेक्ट पूछेगा कि वो सब्जेक्ट में फिर वो कहीं से ना पूछेगा जी। हाँ ऐसा रहता कि हाँ सर अभी इस सेमेस्टर में पाइथन मेरा चल रहा है, अभी स्टार्टिंग पेज में है, तो आपका तो एक ही फर्स्ट में, आप झूठ भी नहीं बोल सकते हैं। अगर बोल दिए झूठ तो वहीं पर आपका इंटरव्यू कैंसिल हो जाएगा। ये तो अब ये झूठ बोल रहा है तो ट्रेनिंग में क्या करेगा। नहीं याद आया, डबल अंडरस्कोर इनिट एंड डबल अंडरस्कोर, सुनी तुम लोग की बात कर रही हो केवल, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए यही यूज करते हैं, डबल अंडरस्कोर इनिट, इनिट कहने का मतलब इनिशियलाइजेशन, डबल फिर अंडरस्कोर, और मेथड इनिट के साथ होता है। जैसे VB.NET में मी कीवर्ड यूज करेंगे, यहाँ पर भी क्लास नेम से डिफाइन नहीं होगा। ये चीज आपको पढ़ना होगा। अब इंटरव्यू डेट जल्दी आ गया, नहीं तो 2-3 क्लास लेते भी। कौन सा मेंबर वेरिएबल, कोड पे प्रोग्राम लिख दें क्या, एक सेल्फ कीवर्ड यूज करेंगे, मार्कर भी तो छूट गया। अच्छा तो फंक्शन के ब्रैकेट में, फंक्शन वाला पैरेंथेसिस साइन में, जैसे देखो यहीं पे लिख देते हैं, नोटपैड में लिख दें। तो वैसे आप जितना जो जानते हैं उसी को कीजिए, अब तो समय ही नहीं है, परसों दिन इंटरव्यू कह रहे हैं, दीजिए जितना जानते हैं एकदम कॉन्फिडेंस लेवल को लेकिन हाई रखिएगा। सर इंटरव्यू परसों नहीं होगा, क्या परसों सिर्फ एग्जाम है सर। परसों एग्जाम है क्या, कौन सा एग्जाम, अच्छा ये कह रहे हो का क्लास नहीं होगा। नहीं सर हम बोल रहे हैं परसों सिर्फ एग्जाम है, विप्रो का इंटरव्यू नहीं है। अच्छा ये कह रहा है कि परसों विप्रो का कुछ एग्जाम है, परसों इंटरव्यू नहीं होगा। सर वो भी एग्जाम है कि वो ऐसा मैसेज आया है सर, मेल भी नहीं आया सर अभी तक हमको। नहीं मैसेज नहीं है, लेकिन सीनियर भैया लोग से बात किए तो लोग बताया कि इंटरव्यू कुछ दिन बाद वो होगा। तो पता हो जाएगा, लेकिन अपना तैयारी में लगे रहो, तैयारी में लगे रहिए। क्या पूछ रहे हैं तो कुछ बता नहीं रहे हो तुम, सर अब ऐसा थोड़ी पाइथन में सब कुछ भूल जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या कुछ पूछा, बोलो पाइथन। सर पाइथन में नहीं बता पा रहे, लेकिन सर रेज्यूमे में वो सर्टिफिकेट वाला सर मेंशन कर दे, कोई दिक्कत नहीं है ना सर। हाँ तो क्या तुम सर्टिफिकेट मेंशन कर दियो रिज्यूम पे, जहाँ इंटरव्यूअर का जाएगा कि वो पाइथन वर्कशॉप किया है तो वो पाइथन से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि वर्कशॉप में क्या क्या पढ़े, ऐसे पूछा जाएगा कि वर्क, अब इंटरव्यूअर पे डिपेंड करेगा ना वहाँ क्या सोचता है कि पाइथन का वर्कशॉप किया है और पाइथन लिखा हुआ भी है कि पाइथन लैंग्वेज हम जानते हैं, तब तो कहीं से भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि पाइथन वर्कशॉप में क्या क्या पढ़े, और देखेगा कि ये पाइथन, ये IIT NIT, तब तो हाँ तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, क्लास, और मैंने सपोज मान लो कि यहाँ पर एक स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, कोलोन साइन ना देते हैं, ठीक है, इंडेंट के लिए मान लो कि इंडेंट यहाँ पे आया। अब एक फंक्शन बनाओ, देखो यहाँ
डेफ, ठीक है, गेट इनपुट, यहीं पे हम सेल्फ कीवर्ड यूज करते हैं। इसी में याद आया कुछ? नहीं, ये न तब नहीं पढ़े हो तुम, नहीं बता रहे हो, इतना थोड़ी भूल जाएंगे जी। और फर्स्ट सेमेस्टर में तो जोश रहता है कुछ चीज जानने का, तो अच्छा से पढ़ा भी होगा। अच्छा हाँ, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रोल नंबर, तो डायरेक्ट रोल नंबर नहीं लिखेंगे, सेल्फ ना, सेल्फ डॉट रोल नंबर, ठीक है, सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल टू वैल्यू मैंने डाल दिया 100। अरे इनिशियलाइज कर लिया ना, ठीक है। अब यहाँ पर फिर उसी तरह से लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू XYZ। चलो मान लो कि यही दो मेंबर है। अब दूसरा फंक्शन बनाते हैं प्रिंट कराने के लिए, डेफ शो फंक्शन। कितने तरह से पाइथन में जानते हो प्रिंट कराने के लिए? कितने तरह से जानते हो पाइथन में प्रिंट कराने के लिए? एक ही तरीका? 3-4 तरीका होता है। तो यहाँ पर प्रिंट कराओ, प्रिंट, एक तो ये स्टाइल हो गया जो अभी तक आप जावा में यूज करते आ रहे हैं ना, तो देखो यहाँ पर जावा स्टाइल प्रिंट क्या है, रोल नंबर ना, रोल नंबर इक्वल टू, ठीक है, कोमा देंगे ना, याद आ रहा है। और यहाँ पर सेल्फ किसके द्वारा एक्सेस होगा, और यहाँ पर भी सेल्फ पास करना होगा, इट इज मैंडेटरी, कंस्ट्रक्टर के लिए भी और मेंबर मेथड के लिए भी। सेल्फ डॉट रोल नंबर, रोल नंबर, फिर कॉमा, न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश n, और न्यू लाइन के लिए और होता है, पढ़े होंगे, न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश n को छोड़कर, और अब ऐसे ही बोल रहे हो कुछ नहीं पढ़े हैं तो बैकस्लैश n, आगे बोलो, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है, नेम, नेम इक्वल टू कॉमा सेल्फ, सेल्फ डॉट नेम, ठीक है, प्रिंट हो गया, क्लास बन चुका। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं कुछ याद करो, ओबीजे इक्वल टू क्या लिख दे, न्यू, हाँ न्यू नहीं लिखते, देखो इसको याद है, स्टूडेंट, बन गया ना ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल कर लो, कॉल हो गया, ओबीजे डॉट, फिर क्या है, शो फंक्शन, यही तो है। और दूसरा प्रिंट कराने के लिए याद है पाइथन में फॉर्मेट फंक्शन पढ़े हो, हाँ एफ। फिर यहाँ पे इसको ऐसे यूज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन इसको बना दिए। कमेंट सेक्शन कैसे बनता है, डबल, नो सर, हैश से सिंगल लाइन कमेंट बनता है, मल्टी लाइन कमेंट तो उसका सेमीकोलन यूज करते हैं कि डबल कोट यूज करते हैं। 3 बार डबल कोट या सिंगल कोट, 3 बार डबल कोट, ध्यान दो यहाँ पर डबल कोट ट्रिपल टाइम्स, और लास्ट में जहां पर क्लोजिंग करना यहां तक, ये तीनों, ये चारों लाइन क्या हो गया कमेंट सेक्शन में। इसके जगह तुम सिंगल कोट भी दे सकते हो, तो याद रखना कि ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट से इनक्लोज होना चाहिए मल्टी लाइन, दैट इज कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट। और सिंगल लाइन के लिए हैश, तो अभी हम यहाँ हैश ही लगा दिए। अब चलो दूसरे तरीका से प्रिंट कराओ, प्रिंट, क्या इंटरव्यू देने आया है?
कहाँ है, कैसे लेट हो गया? बैठो। रोल नंबर इक्वल टू स्टार्टिंग एंडिंग करली ब्रेस, ठीक है। बैकस्लैश n नेम इक्वल टू स्टार्टिंग एंडिंग करली ब्रेस, इतना ही था ना। अब बोलो, डॉट यूज किए, कौन सा फंक्शन? फॉर्मेट। यहां पर क्या दे देंगे? सेल्फ डॉट रोल नंबर कॉमा सेल्फ डॉट नेम। हो गया, ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं। एक और तरीका है परसेंट वाला। परसेंट लिखेंगे और पैरेंथेसिस साइन पे %d%s लिखेंगे। पढ़े हो? कैसे ही गर्दन हिला दिया। तो ये चीज है नहीं। पाइथन से क्वेश्चन पूछ रहे, बताया कोई नहीं। हो सकता है कि तुम बता देता, लेकिन तुम क्लास ही में नहीं था। उप्स से पूछा, उप्स से कोई भी क्वेश्चन पूछो, वही क्वेश्चन हम तुमसे एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। कि तुम ठीक ठाक स्टूडेंट हो तो तुम भी बताओ, अगर नहीं है तो नहीं बताओ। पूछे हम। क्या पाइथन में फंक्शन ओवरलोडिंग यूज होता है? यूज किए हो? होता है, यूज किए हो। और हम कह रहे हैं कि नहीं होता है। यानी किसी भी क्लास में मोर देन वन फंक्शन सेम नाम से सेम डिफरेंट पैरामीटर के साथ डिफाइन नहीं कर सकते हैं। डिफाइन तो कर सकते हैं। ओवरलोडिंग होता ही, ओवरराइडिंग का बात हम नहीं कर रहे, ओवरलोडिंग का बात कर रहे हैं। पाइथन डज नॉट सपोर्ट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी नहीं होता है और पाइथन और क्या था, फंक्शन ओवरलोडिंग भी नहीं होता है, ठीक है। और अगर आपने किसी भी क्लास में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर या मोर देन वन मेथड डिफाइन करना चाहा, तो लास्ट फंक्शन जो बनाए हो और लास्ट कंस्ट्रक्टर जो बनाए हो वो कंसीडरेबल होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछे थे कि अभी तक तुम जानते हो कि C++ और जावा में हम लोग कंस्ट्रक्टर क्लास नेम से बनाते हैं। पाइथन में किससे बनता है? इनिट। देखो इसको याद है, इनिट। इनिट का मतलब इनिशियलाइजेशन, ठीक है। दूसरा चीज मैंने पूछा था कि क्या हम C++ में ग्लोबल वेरिएबल हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, और फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं ना, ठीक है। तो क्या हम पाइथन में ग्लोबल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? क्या फंक्शन के अंदर हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं? तो पाइथन के अंदर भी, फंक्शन के अंदर भी हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं ग्लोबल कीवर्ड के द्वारा, और नहीं तो सी स्टाइल तो है ही फंक्शन के बाहर। फिर एक क्वेश्चन पूछे थे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो तुम क्लास बनाते हो, मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, यानी इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? अगर मान लो कि क्लास के अंदर, तुम बताओ कि क्लास के अंदर हम मेंबर वेरिएबल को कहां रिप्रेजेंट करेंगे, कहां डिक्लेयर करेंगे? क्या C++ जैसा या जावा जैसा मेंबर वेरिएबल? क्वेश्चन समझा देते हैं। एक क्लास स्टूडेंट बनाए जावा में, और क्लास स्टूडेंट और मेंबर वेरिएबल तुम बनाते हो ना, इंट रोल नंबर और स्ट्रिंग नेम डिक्लेयर करते हो ना फंक्शन के बाहर। तो पाइथन में क्या कैसे करेंगे मेंबर वेरिएबल? क्लास के अंदर मेंबर वेरिएबल को कहां पे रखेंगे?
यानी सभी स्टूडेंट भूल चुके हैं, पढ़े होंगे तो सभी भूल चुके हैं। तुम भी उसी एक क्वेश्चन का तुम आंसर दिया बस। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लॉ सर नहीं आए। तुम नैया डुबा ही देंगे क्या सर? एग्जाम